नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रुक करेंगे कश्मीर की ओर। बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें श्रीनगर में पत्रकार फाहद शाह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एनआईए और एसआईए ने संयुक्त रूप से छापेमारी को अंजाम दिया है और पीएसए के तहत फाहद शाह, जो कि एक पत्रकार हैं, उन्हें पकड़ा गया है और फाहद पर देश विरोधी गतिविधियों का भी आरोप है। और आपको बता दें कि जिस तरह से एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज अगर कोई भी करता हुआ पाया जाता है तो उस पर इसी तरह से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और एक बार फिर एक और पत्रकार पर यह बड़ी गाज गिरी है। और जहां पर फाहद शाह की बात करें तो एनआईए और एसआईए की तरफ से ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसके बाद जो है उन पर उनके घरों में जैसे ही छापेमारी की गई है उसके बाद अगर पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी की अगर बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल जो है उठाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही गतिविधियां जो है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद कई कड़े कदम जो है वो उठाए गए थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है फाहद शाह को पकड़ा गया है, उन्हें जो है एक तरह से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्या कुछ देश विरोधी गतिविधियों का आरोप जो है उनके ऊपर लगाया गया है, और इसी के साथ साथ पूरे इस मामले की अगर बात करते हैं तो किस तरह से जो है इस तरह की एक्टिविटीज में ये शामिल हुए और क्या कुछ आरोप जो है इन पर लगाए जा रहे हैं। और एक तरफ जहां पर एनआईए और एसआईए की बात करें तो दोनों ही जो एजेंसीज हैं ये पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज में पाया जाता है तो उन पर इसी तरह से कड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से पत्रकार फाहद शाह के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है उसके बाद इन्हें पीएसए के तहत पकड़ा गया है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है, तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल इकबाल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। साहिल, हमें बताइएगा क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है। बिल्कुल चेतना, आपको मैं बता दूं कि ये जो फाहद शाह जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, ये पहले से ही हिरासत में हैं और कुपवारा की सेंट्रल जेल में हैं इस वक्त। और अब आज यानी संडे को इनके घर और इनके ऑफिस पर छापामारी की गई है। इनका घर आपको बता दूं कि सोहरा के अंचार इलाके में वाक़या है और इनका जो ऑफिस है वो कुरसू राजबाग में वाक़या है। और इन दोनों जगह पर आज एनआईए और एसआईए ने छापामारी की है और अभी ये छापामारी जो है बताया जा रहा है कि चल रही है। और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो फाहद शाह है वो 3 मुख्तलिफ केसेस में जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और पहला केस जो है पुलवामा में दर्ज किया गया था, उसके बाद शुपियान में और उसके बाद श्रीनगर में दर्ज किया गया। और पहले 2 केसेस में इनको जमानत यानी बेल मिल गई थी और तीसरे केस में जो है इनको फिर से गिरफ्तार किया गया था और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया है। और अभी ये जो एनआईए और एसआईए की रेड्स हुई हैं वो आज इसी सब कुछ के चलते हुई हैं। इनके ऑफिस पर और इनके घर पर इस वक्त छापामारी जो है चल रही है। कि क्या कुछ सबूत जो है वो मिले हैं जो छापेमारी की गई है, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ ज्यादा कदम जो है वो उठाए जाते हैं इन पर? चेतना, देखिए इस वक्त अभी ये जो छापामारी है वो चल रही है और एनआईए या एसआईए की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है कि वहां से क्या क्या चीजें जो है मिली हैं। इसका डिटेल्ड जो है बाद में एक वो निकालते हैं, प्रेस नोट निकालते हैं या नोटिफिकेशन निकालते हैं कि वहां पर जो छापामारी हुई उसके दौरान कौन कौन सी चीजें वहां से जब्त की गई और क्या क्या शक शुबहात उन्हें लगते हैं। तो इस बारे में अभी कुछ कहना जो है जायज नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्हें पहले ही अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो पुलिस की तरफ से जो बयानात आए थे, जो डोजर उन्हें लगाया गया था, उसमें कहा गया था कि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज उन पर चार्जेस लगाए गए थे और मिलिटेंसी को जो है बढ़ावा देने के जो चार्जेस है वो उन पर लगाए गए थे। और वो पहले से ही इन केसेस में जो है हिरासत में है। और 2 केस जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, जो पुलवामा में पहला केस दर्ज हुआ था, उसके बाद उसकी जो है वहां के एक कोर्ट ने जो है उन्हें बेल दी। उसके बाद शुपियान में उन पर जो है फिर से एफआईआर दर्ज किया गया था शुपियान पुलिस स्टेशन की तरफ से, और उसे फिर एक जो वहां का कोर्ट है उसने उनकी जमानत की थी। लेकिन जो श्रीनगर सफाकदल इलाके में जो सफाकदल पुलिस स्टेशन के तहत जो उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था, उसके तहत फिर उन्हें पीएसए के तहत जो है नजरबंद किया गया है। और इस वक्त वो पिछले 1-1.5 महीने से जो है वो वहां पर जो कुपवारा का सेंट्रल जेल है वहां पर वो नजरबंद है। बिल्कुल साहिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले से ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो जिस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, तो क्या कोई परिजनों की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई है?
देखिए उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनकी जो ऑफिस में बाकी लोग हैं उन्होंने लगातार इस चीज को जो है इनकारा है और इसके तहत जिस तरह से मैंने कहा था उनकी तरफ से जो वकील किए गए हैं जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी अब वो भी कोर्ट में इस चीज को लड़ रहे हैं और वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो ये कहते नजर आते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो बेबुनियाद है, बेसलेस है, लेकिन पुलिस ने जो डोजर लगाया है उस पर समाप्त होती है और एक प्रोसीजर के तहत फिर सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स और उनका खुद का मानना है कि उन्होंने इस तरह का कोई चीज नहीं की है। जी चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो पत्रकार फाहद शाह के ठिकानों पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, आगे भी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, लेकिन इसी के साथ जहां पर परिजनों की बात करें या फिर उनके कलीग्स की बात करें तो उन्होंने इस चीज से डिनाई किया है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं पीएससी के तहत जो है फाहद शाह को पकड़ा गया है और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में उन पर जो है ये जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसी के तहत ये गिरफ्तारी जो है ये की गई है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं बढ़ती महंगाई और सब्जियों के आसमान छूते दामों ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों के मुताबिक एक समय था जब सब्जी की खरीदारी पर सब्जी विक्रेता उन्हें मुफ्त में हरा धनिया और हरी मिर्ची भी दे देते थे। मौजूदा समय में मुफ्त में मिलने वाली ये चीजें भी उन्हें 100 रुपए से अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ रही हैं। वहीं सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक पहले उन्हें धनिया और मिर्ची सस्ते दामों पर मिलती थी और वो भी अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए उन्हें ये मुफ्त में दे देते थे, लेकिन अब इन्हें 100 रुपए में खरीदकर वो लोगों में मुफ्त नहीं बांध सकते। एक ग्रानी पे जो महंगाई का बहुत ही असर पड़ा है। तो आजकल जो मतलब पहले तो सब्जी के साथ मतलब और धनिया और वो मिर्ची मतलब मुफ्त में मिलते थे और आजकल धनिया का रेट देखो और मिर्च का रेट देखो, तो नींबू का रेट देखो, नींबू 300 रुपए किलो है जो कि मतलब गर्मी में बहुत ही जरूरी है। धनिया तो बहुत अच्छा। तो धनिया देखो, धनिया 100-150 रुपए किलो धनिया मिल रहा है और मिर्ची देखो 200 रुपए टच हो रही है मिर्ची भी। तो आजकल मतलब गृहिणी के लिए ये किचन का काम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत महंगाई का दौर चल रहा है। अब तो एक पाव ही लेनी पड़ती है। भिंडी का रेट देखो तो भिंडी तो 200 रुपए 150 रुपए किलो है, तो 30 रुपए 40 रुपए पा ही है भिंडी, तो एक पा में ही गुजारा करना पड़ता है। 100 रुपए किलो मिर्ची भी अगर टच कर रही है तो कोई भी दुकानदार ऐसा तो होगा नहीं जो 100 रुपए किलो चीज लेके तो मुफ्त बांटेगा। अब धनिया पहले काफ़ी फ्री चल रहा था, सस्ता भी था, अब 100 रुपए किलो टच कर रहा है। तो 100 रुपए किलो अगर हम 60 रुपए 70 रुपए किलो धनिया लाते हैं तो फ्री तो बांटेंगे नहीं, तो फ्री बांटेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो नेचुरली यही बात है कि आज फ्री मिलने वाली चीजें भी जो 100 टच कर रही है। हाँ फ्री मिलती थी, हम देते भी थे, लेकिन अब कहाँ से देंगे, कौन देगा फ्री में। अगर इतना महंगा हो गया है तो कौन देगा फ्री में। पुंछ की मंडी तहसील के कलानी इलाके में माइनिंग माफिया लोगों की कीमती जानों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा है। इस इलाके में जुलाई 2020 में बने पुल के ठीक नीचे नाले में से माइनिंग माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन करने में जुटा हुआ है, जिससे इस पुल की नींव कमजोर होने और इस पुल के ढहने का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से माइनिंग माफिया पर नकेल कसने की मांग की है ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। इस ब्रिज से लगभग 5-6 गांव जो हैं वो जुड़ते हैं। अगर कल आने वाले वक्त में जब बारिश होती है, यहाँ इस साइड में जब बारिश का महीना आएगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दरिया बहुत ज़्यादा आता है, तो उस टाइम अगर इस ब्रिज का कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो उसको कौन भरेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और एसएसपी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी माइनिंग की कोई टेंडरिंग वगैरह नहीं हुई है। जब तक टेंडरिंग वगैरह नहीं होती इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जहाँ भी कहीं इनकी गाड़ी इलीगल मिलती है, कोई इलीगल माइनिंग करता हुआ मिलता है तो उसकी गाड़ी को सीज किया जाए, क्योंकि अभी तक जब तक ये इनका टेंडरिंग वगैरह नहीं होगा तब तक ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, बिला वजह गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर ये ब्रिज गिर जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। मैं लास्ट बार फिर इन लोगों के लिए भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने मुझे यही बोला कि आप चलो नीचे, मैंने भी जाके देखा तो वो बड़ी वहाँ पे खस्ता हालत है। जनाब एसएसपी साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से और भी जितने ये चेक पोस्ट के इंचार्ज साहब हैं, इन सभी मेरी ये गुजारिश है, जिस तरह साथरा में काम हो रहा है इसी तरह यहाँ भी काम होना चाहिए और यहाँ भी ट्राली जो ये इलीगल माइनिंग वगैरह कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारा ये मौजू है कि जो यहाँ
दरिया के एक में पुल लगा हुआ है जो टिमरा से कलानी की तरफ, यहाँ एक पुल से नीचे जो है बजड़ी निकालते हैं और जो पुल से आगे हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को भी ख़तरा है और पीछे भी ज़मीन है उसको भी ख़तरा है। यहाँ से एक बहुत गहरा नाला बना रखा है जो मशीनें लगा लगा के यहाँ बजड़ी निकालते हैं और यहाँ की बहुत खस्ता हाल है। यहाँ हम गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, डीडीसी से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब यहाँ जो गवर्नमेंट है वो इस पर पाबंद किया जाए, जो लोग यहाँ से बजड़ी निकालते हैं उनको रोका जाए। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं गुलमर्ग टंगमर्ग की ओर, जहां पर आपको बता दें कि लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां टंगमर्ग के ग्रामीण हलकों में अब कोई भी निर्माण आसान नहीं होगा। कमर्शियल और प्राइवेट निर्माणों के लिए पहले परमिशन लेनी होगी और प्रशासन ने बैठक कर सरकार के फैसले को ये लागू किया है और सरपंचों को प्रशासन ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि जहां पर रूरल एरियाज की बात करते हैं तो टंगमर्ग के जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करते थे किसी भी तरह की कोई परमिशन जो है किसी की नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जिस तरह से प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है और लोगों की अगर बात करें तो लोगों के लिए ये ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई भी निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको इजाजत लेनी होगी। उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मद्देनजर रखते हुए ये प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है, इसी पर तमाम बातचीत करेंगे। इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इशफाक, हमें बताइएगा कि क्या कुछ मद्देनजर रखते हुए ये प्रशासन ने फैसला लिया है और लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल कहता है, जिस तरीके से मरकजी सरकार की तरफ से हुक्मनामा जो सादर किया गया था, अगर जनवरी की बात करें, जनवरी में ये हुक्मनामा जो है सामने आया था कि यहाँ पर आपको सिर्फ शहरों की बात करें या टाउन की बात करें, वहां पर जो है अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन चाहे कमर्शियल या रेजिडेंशियल बनानी हो तो उसमें बादतौर एक परमिशन हासिल करना था, उसके बाद उन्हें इजाजत मिलती थी। लेकिन कल जाके एसडीएम गुलमर्ग ने पहली मीटिंग में जो सरपंच है उनकी पहली मीटिंग तलब की और उसमें बादतौर जो है सरपंच को यह हिदायत दी गई कि अब गांव देहात में अगर कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल कवाट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको परमिशन हासिल करना होगा। ये परमिशन हासिल करने का मकसद यही नहीं कि लोगों से जो पैसे वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये कि अब तौर जो है सरकार भी चाहती है कि अब गाँव देहात में भी लीगली काम हो और लीगल काम का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगा गाँव में, तो वहाँ पर जो है अब लोगों को बगैर परमिशन के काम करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की हिदायतें कल एसडीएम गुलमर्ग ने जो है सादर की। हमने उससे सवाल पूछा था कि आप जो है ऐसे एरियाज में गुलमर्ग में एरिया है यहाँ पर कमर्शियल जो बिल्डिंगे बनती है उसमें परमिशन तो हासिल होता है, लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज में इसका हुक्मनामा मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के लिए तलवार लटकाने के बराबर होगी, क्योंकि बीपीएल कैटेगरी लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को भी पर ध्यान देना चाहिए, इसमें एक बार फिर रिव्यू देना चाहिए। तो लोगों ने भी कहा है कि जो बीपीएल कैटेगरी या ईएमआई कैटेगरी लोग हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहले परमिशन हासिल करना होगा, उसके बाद में वो मकान बनाएगा, क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो साल भर जो है पैसा जमा करते हैं और उनकी उम्मीद ये होती है कि किस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब क्यों उनके साल भर जब उनका ये सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन करनी होगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मसला ये है कि आप उन्हें जो है जितना भी उनका पास पैसा जमा पूंजी होगी, सबसे पहले उन्हें जो खर्च करनी पड़ेगी, बेहतर जमा पूंजी जो है वो परमिशन के ऊपर जो खर्च होगी। तो उस तरह से गरीब लोग जो है, मुझे लग रहा है कि आप उनका जो छत का जो सहारा होता है वो उनको खत्म हो जाएगा, पहले उनकी जमा पूंजी जो खत्म हो जाएगी। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए जिस तरह का हुक्मनामा जो सादर किया गया है, क्योंकि अगर हम टाउन की बात करें, टाउन में पहले से ही चलता था, लेकिन रूरल एरिया में लोगों को इस हुक्मनामे सामने आने के बाद काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इशफाक, लेकिन जिस तरह से ये फैसला जो है ये लिया गया है, तो क्या लगता है प्रशासन की तरफ से ये क्या कुछ कारण रहा है ये इस तरह का फैसला सुनाने के लिए? क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं अगर इसी तरह से ये जो फैसला है ये कायम रहता है? बिल्कुल, हमने जब कल ये मीटिंग तलब की गई, जितने भी पीआरआईज है, जो सरपंच पंच है, उनकी मीटिंग और तहसीलदार साहिबान भी इस मीटिंग में शामिल थे, और पहली मीटिंग जब सब जन गुलमर्ग में की गई तो हमने एसडीएम गुलमर्ग से भी ये सवाल किया कि अगर और लोगों से भी कि अगर ये हुक्मनामा सादर किया है और आपने एक बार फिर लोगों के हवाले से सोचा जाए कि जो गरीब लोग है वो ये इस तरह का हुक्मनामा जो है उन पे जो है तलवार लटकने के बराबर होगी, वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका यही कहना है कि आज तक जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोज जो सवाल उठते थे इनके समय पर यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पर नदी को बंद किया गया है, वहां पर लोगों ने बगैर पूछे को कोई मकान बना दिया है, कम्प्लेक्स बना दिया है। और इस तरह का जब आप कानून जो नाफिज होगा, आप इस तरह की जो यहाँ पर शिकायतें है वो मौसूल नहीं होगी, और जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसका पहले बाद तो जो है डॉक्यूमेंटेशन होगी, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आप कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस तरह से सरकार ने यह हुक्मनामा जो है सादर किया है, और आम लोगों को भी इसमें जो है उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी इसमें मदद और साथ देना चाहिए, तब जाके सरकार कामयाब होगी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल, चलिए इशफाक, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से गुलमर्ग टंगमर्ग में जो भी ग्रामीण हलके हैं वहां पर अब आपको निर्माण कार्य करने के लिए जो है लोगों को इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग जो है इस फैसले पर निराश होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि गरीब लोगों को इस फैसले से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं हनुमान जयंती की संध्या पर ही चोरों ने त्रिकुटा नगर स्थित हनुमान मंदिर में सेंधमारी कर वहां लगी भगवान की मूर्ति से आभूषण उड़ा लिए। शनिवार देर शाम तक मंदिर में हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही थी और आज सुबह पुजारी जब मंदिर खोलने पहुंचे तो वहां लगे जाले टूटे देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। मंदिर से भगवान के आभूषण व अन्य सामान गायब था। हनुमान जन्म उत्सव का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो रात को कोई 10:30, 11, साढ़े 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा हमारे यहाँ हनुमान। उसके बाद हमने मंदिर वगैरह बंद कर दिया, चले गए अंदर चले गए। तो उसके बाद जब सुबह आकर के देखा जो ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था, तो जो इनके आभूषण थे वगैरह थे, चरणोपाद का वगैरह गोरज वगैरह जो उनके होते हैं हनुमान जी के चरणोपाद का होती सबकी, वो सारी चांदी का सामान जितना भी था सारा चोरी करके चोर ले गए थे। तो मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से, ज़्यादा जहाँ तक मुझे शक की लग रहा है कि जितने ये झुग्गियाँ वगैरह रोनी वगैरह जो बसाए हुए हैं टूटा गए, रोनी वगैरह बांग्लादेशी जितने भी सारे हैं, ये सारा काम इन्हीं का, दिन को घूमते हैं सारे आगे पीछे और रात को ये चोरियों को वरदान। पहले भी मंदिर में चोरी हो चुकी है, पहले भी ताले टूटे, पहले भी मूर्ति टूट चुकी है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो मैं तो ये प्रशासन से यही कहूँगा कि ये इन चोरों पर लगाम लगाइए ताकि ये आने वाले टाइम में ये वारदातें बंद हों, क्योंकि सारी वारदातें हिंदू के साथ घटित हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लॉक कन्या के गांव मरोल में गेहूं की फसल में आग की घटना ने आरएसपुरा के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों ने प्रशासन से आरएसपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर के दायरे के भीतर दमकल की गाड़ियां उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि गेहूं की फसल को आग की घटनाओं से बचाया जा सके। किसानों ने बिजली विभाग से भी खेतों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को ठीक करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक वो पहले भी कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मुहैया नहीं हो पाई है। बारे ये गल कहना चाहते हैं कि फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो इसलिए मौसम जड़ा वैसे भी ठीक है। फसल थोड़ी जी 2-4 दिन की कसर जी है वो भी निकल जाएगी। गड्डियां की कटाई जी फसल की कर रही हैं, गड्डियां बाहरों आ गई हैं। असी डिपार्टमेंट ये गल कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नूं इसलिए पहला नंबर ते बिजली डिपार्टमेंट नूं भी कहा सी कि तारां तूरां की खिंचाई कर दो, क्योंकि छट वजह नाल अग जी लग जाती है। कोई नरी वाले पासे भी अग लग गई, काफ़ी कणक सड़ गई है, नुकसान हो गया। किसान वीरां नूं ये गल कहना चाहते हैं कि तुसीं भी अपना सिगरेट बीड़ी का ध्यान रखना, जिहड़ा ये पींदे खांदे हो, इन्हां चीज़ां नूं अजकल दिनां 'च नहीं करना चाहिए जिहदे नाल अग लग जाए कणक नूं ते अपना नुकसान असीं आपू कर लीए। ते फायर ब्रिगेड नूं ये गल कहना चाहते हैं कि हर 2 किलोमीटर से साडे वाले इलाके विच कणक वाले जिथे एरिया ज़्यादा साडा आरसपुरा का एरिया जरा जाए कोटली हो गया, मीरा साहब वगैरह, इतने फायर ब्रिगेड 2 किलोमीटर से गड्डियां जड़ियां होनी चाहिए न ताकि ऐसा हादसा होवे भी तो गड्डियां मौके पर पहुँच के जी अग नूं काबू कर सकन, किसान वीरां दा जिहड़ा नुकसान है वो बच सके। इस करके असीं मेहरबानी करके डिपार्टमेंट नूं भी ये गल कहना चाहते हैं कि जिहड़ियां फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां ने हर 2 किलोमीटर से लगाईयां जाण ते किसानां दी फसल नूं जिहड़ा बचाया जाए। कहना चाहते हैं डिपार्टमेंट अगे पहले भी एक अपील कर चुके हैं, फिर कहना चाहते हैं डिपार्टमेंट नूं भाई इस टाइम साडी किसान वीर ने उनकी फसल जिहड़ी है पक के तैयार हो गई है, कंपैनां लगी दी ने, कणक वड्डे कर दी ने ते और जिहड़ी अपने कंपैनां लगी दी कणक वड्डे कर दी ने। कल भी नरीए विच देखो अग लग गई है, सारी जिहड़ी फसल सड़ गई है। और सही चाहते हैं डिपार्टमेंट अगे भाई 1-2 गड्डी जी है फायर ब्रिगेड गड्डी जी ने इस टाइम साढ़े को दूर ने कोई हर 2 किलो
2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰੀਏ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਆਂਦੇ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੜ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਉੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ हो जाती है। जम्मू के मुठी इलाके में किसानों और स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग और हाईवे पर निर्माण कर रही एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और निर्माण एजेंसी की लेट लतीफी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जब नहर बंद थी तब निर्माण एजेंसी ने नाले का निर्माण नहीं किया और न ही सिंचाई विभाग ने इसकी ओर कोई ध्यान दिया। अब सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी छोड़ दिया और किसानों को भी पानी की जरूरत है तो निर्माण एजेंसी ने नाले का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस नाले के निर्माण के कारण उठने वाली धूल मिट्टी से हर कोई परेशान है। 4-5 दिन पहले भी यहाँ प्रोडक्शन निकाला था हमने, यहाँ डिपार्टमेंट के और मैडम जी यहाँ जेई साहब जो इनकी वो भी आई थी। उन्होंने बोला भी हमें 2 दिन का टाइम दो, हम 2 दिन के बाद हम, और रोड वाले भी आए थे, उन्होंने बोला 2 दिन के बाद हम आपको पानी छोड़ देंगे। अब वो 2 दिन में काम ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारे का। आज वो पानी नहर का देखो पीछे से पूरा जाम हो चुका है। आप उसको पानी खोलने के लिए वो कहते हैं उनके पास ये, उन्होंने बोला कि खुद ही निकाल लो। हम तो खुद निकाल रहे हैं, उनको ये पूछे जाए सरकार भी वो किस चीज़ की पे लेते हैं। उनका AW किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है, उनका JE किस मकसद की पे ले रहा है। वो जो उनके बेलदार है वो किस काम के लिए रखे हुए हैं, उनको वो सारा रसीफा लेकर दे दें तो हम इसको खुद ही खोलेंगे। फिर हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं ऐसे बंदू को जल्द से जल्द यहाँ से। ये वार्ड नंबर 67 हाईवे रोड मुठी का है। ये जहाँ पे हाईवे का काम 31 मार्च को ये कंप्लीट करना था, ये कर नहीं पाए। जब ये बीचों बीच रोड में एक नाला बनाया जा रहा है, ये ऑलरेडी पुराना नाला था, अब इसको पक्का किया जा रहा है। मैं ये ठेकेदार की इतनी बड़ी नाकामी है, इतना जब नहर बंद थी, जब बैसाखी के पहले महीना 2 महीने के लिए जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सफाई कर रहे थे, वो भी एक धोखा किया। सफाई के नाम पे ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर साल करोड़ों रुपए के मतलब अभी लोगों को ठगा जाता है, करोड़ों रुपए की ठगी की जाती है, पर सफाई के नाम पे पर सफाई नहीं होती है जहाँ पे। तो अब ये नाला बना रहे, जैसे इन्होंने नहर बैसाखी पे इन्होंने छोड़ी, वैसे इन्होंने नाले का काम शुरू कर दिया। ये पहले क्या ये डिपार्टमेंट वाले सोए थे क्या? अब इतनी ट्रैफिक रहती है, इतनी हलवाई जहाँ खाने पीने का भी सामान है, सब्जियों की भी दुकानें हैं, इतनी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 500-600 मीटर तक हमारे घरों में धूल इतनी जा रही है। हम गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। वहीं हनुमान जयंती पर दिल्ली में जिस तरह से पथराव का मामला सामने आया, उसके बाद हर जगह जो है इसी तरह से धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जम्मू की भी अगर हम बात करें तो जम्मू में भी दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा का पथराव मामला जो है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हिंदुत्व पर हो रहे हमलों की चारों ओर निंदा हो रही है और जम्मू कश्मीर के कई हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर रहे हैं। आज इसी तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी आरोपियों को करारा सबक सिखाने की मांग की है। जहां पर हिंदुत्व की बात करते हैं तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हिंदुत्व पर यहां पर एक तरह से हमला करने की कोशिश की गई है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। कल देश भर में हनुमान जयंती जो है ये मनाई जा रही थी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की ये वारदात पेश आई है, पथराव जो मामला देखने को मिला है, उसके बाद हर कोई गुस्से में है और इसी तरह से जो है लगातार निंदा जो है इस पूरे मामले पर की जा रही है। और जिस तरह से जम्मू में अब राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से भी ये मांग की गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इसी पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अनिल, हमें बताइएगा किस तरह से हर तरफ गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है और जम्मू में भी जिस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल जो है आज सड़कों पर उतरा है और एक तरह से रोष प्रकट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है इनका? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बजरंग दल जो है प्रेस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम इस वक्त तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल को अभी आपसे पूरी बातचीत भी करवाना चाहेंगे और काफी ज्यादा रोष है, गुस्से में है और तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। गई है और इसका जिम्मेवार
सरकार की है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोलना जा रहे हैं। बस के खिलाफ बोल दिया जाता है, जिस प्रकार से लगातार दंगे किया जा रहा है, इसके खिलाफ पर निकल रहा है, लेकिन क्या कार्रवाई होती है, क्या हुआ उनका दंगों का, अब इनका भी क्या होगा? जिस प्रकार से जो है जलाया गया है, दुकानें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सबसे पहले स्टार जो है वो राजस्थान के अंदर हुआ, कांग्रेस की सरकार है। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त आप राष्ट्रीय बजरंग दल को सुन रहे थे और राकेश बजरंगी को सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है। और अब तक इस पूरे मामले में आप बता सकते हैं कि 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब देखने वाला समय होगा कि जब तक इस मामले पर जो है उन जैसे दोषियों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो जम्मू और पूरे देश के अंदर है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जम्मू में भी अब गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि कड़ी से कड़ी सजा जो है वो आरोपियों को मिलनी चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।